हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लासिफिकेशन थ्योरी तीन तरीके की होती है। एक होती है ब्यूरोक्रेसी, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एक होती है साइंटिफिक थ्योरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी होती क्या है। जहाँ ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, यानी कि जहाँ पे रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जहाँ पे पहले से बनाए जाते हैं रूल्स या रेगुलेशंस को। ठीक है, और उन्हीं रूल्स या रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, काम करती है। अब देख लेते हैं कि जो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के। तो डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन के काम को डिवाइड कर देना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आए, स्पेशलाइजेशन आए। तो जॉब में स्पेशलाइजेशन आए, जो भी इम्प्लॉयज़ काम को कर रहा है अगर वो डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे उस काम को करता रहेगा तो स्पेशलाइज आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगी उसके अंदर। उसके बाद आते हैं हायरार्की को फॉलो करना, यानी कि एक चेन को फॉलो करना। सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में एक रिलेशन को एस्टैब्लिश करना। सुपीरियर कौन होता है, जो काम को सुपरवाइज करे कि जो सबॉर्डिनेट काम कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर कोई गलती है तो उसको बताएगा, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, इसके अंदर हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। जो सिलेक्शन किया जाता है या जो प्रमोशन किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे किया जाता है। किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं किया जाता, यानी कि रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, रैशनली ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि फॉर्मल सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिलेक्ट किया जाता है। जो पे किया जाता है, जो सैलरी पे की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग दी जाती है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। जो हायर पोजीशन पे उसको ज़्यादा सैलरी, जो लोअर पोजीशन पे उसको कम सैलरी। ठीक है, उसके बाद आता है रूल्स और रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, यानी कि पहले से ही बता दिया जाता है कि क्या रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करना है। और ताकि जो हमारे इम्प्लॉयज़ है वो क्या कर सके, उनको पता चल सके कि उनको एक्चुअली में करना क्या, ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहती है। उसके बाद आते हैं कि इम्पर्सनल होती है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इम्पर्सनल होती है। किसी भी पर्सनल मैटर पे वो कंसिडर नहीं करती, किसी भी फीलिंग्स को, किसी के इमोशंस को, किसी की साइकोलॉजिकल फैक्टर को कंसिडर नहीं करती, बल्कि एक इस पे ध्यान देती है, रैशनल फैक्टर पे ध्यान देती है। कैरियर ओरिएंटेशन होती है। कैरियर ओरिएंटेशन का मतलब कि ये है कि कहीं ना कहीं हम इम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं उनके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सही पोजीशन पे सही पर्सन जो है वो इम्प्लॉय कर रहे हैं। अगर हम परफेक्ट पर्सन एक परफेक्ट पोजीशन पे इम्प्लॉय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डेली बेसिस पे उस काम को करेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस आएगा। कोई चेंजेस हुई है उस टेक्नोलॉजी में, कुछ नई अपग्रेडेशन हुई है तो भी उसको पता चलता रहेगा, उसके बारे में वो पूरी जानकारी रखेगा। साथ ही साथ उसमें स्पेशलाइजेशन भी गेन करेगा। तो ये थी हमारी ब्यूरोक्रेसी के जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनाइजेशन की, ब्यूरोक्रेसी, उसके हमने बारे में पता कर लिया ब्यूरोक्रेसी होती क्या है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। उसकी हमने कुछ करेक्टरिस्टिक भी पढ़े कि यहाँ पे क्या होता है, लेबर को डिवाइड किया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन आए, एक हायरार्की को फॉलो किया जाता है, फॉर्मली सिलेक्शन किया जाता है, रूल्स और रिक्वायरमेंट को देखा जाता है, इम्पर्सनली जो है ट्रीट किया जाता है, और साथ ही साथ कैरियर और रिटेंशन होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी रिजिड होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है तो यहाँ पे इनोवेशन करना इतना पॉसिबल नहीं है, इनोवेशन नहीं हो पाती। साथ ही साथ कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिया जाता है, इसकी वजह से क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्सोलेंस होती रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं ली जा रहा, यहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम सेम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते। उसके बाद है इम्पर्सनल, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम होता है, कोई भी इमोशनल पर्सनल बेसिस पे काम नहीं होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी जो है लेबर की वो कम होती है। सपोज करो कि एक पर्सन को असाइन कर दिया, वो परफेक्ट है उस काम को करने के लिए, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, यानी कि वो इमोशनली जो है उस काम को नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब्ड है किसी बात को लेके। अगर हम एम्प्लॉयज़ के उस चीज़ को नहीं देखेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपना फोकस उस चीज़ से हटा के काम पे नहीं लगा पाएगा और प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके की डिसएडवांटेजेस यहाँ पे है।
उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी कि चीज़ों को कंट्रोल करना, एक प्रोसीजर को फॉलो करना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कहीं ना कहीं एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि इसको काम को करने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना है, इसको करने के लिए इस तरीके से काम करना है। तो इसमें क्या होता है, कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आती है, ठीक है, डिले भी हो जाता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी एक तरीके का ब्यूरोक्रेटिक में ये है कि जो अथॉरिटी होती है वो डेलीगेट की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारे इंप्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तुम्हें ये काम करना है, लेकिन हमने उस काम को करने के लिए उनको अथॉरिटी नहीं दी जितनी अथॉरिटी उनको चाहिए थी, ताकि बार बार उसको जो सुपीरियर है उसके पास ना जाना पड़े पूछने के लिए। बार बार अगर वो सुपरवाइजर के पास जा रहा है इस काम को करने के लिए, पूछने के लिए कि मैं इस काम को इस तरीके से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने की, लेकिन उसके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने आप से कोई डिसीजन ले सके। उसको डिसीजन लेने के पास हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ रहा है, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है, जो उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सके। तो ये भी एक तरीके की दिक्कत है कि जो लोअर लेवल है उसमें पूरी तरीके से अथॉरिटी नहीं दी जा रही है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर सके। तो इससे क्या होगा? इससे डिले ही तो होगा, काम समय पे नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है गोल डिस्प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बना लेते हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, अच्छे से फंक्शन करे। तो अच्छे से फंक्शनिंग के चक्कर में कहीं ना कहीं ये ध्यान देना भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपना गोल को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो यही था गोल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन। स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पा रही है। वर्ल्ड वाइड जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस सी बात है पीछे रह जाएगी। सेल्फ परपिचुएशन एंड एम्पायर बिल्डिंग। सेल्फ परपिचुएशन एम्पायर बिल्डिंग का मतलब यही होता है कि ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, इनोवेशन को डिस्करेज करती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी के अंदर रह के काम कर रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो ब्यूरोक्रेसी के बाहर आके, उन रूल्स रेगुलेशन के बाहर आके किसी काम को करे। और साथ ही साथ क्या होता है, एक हायर अथॉरिटी पे कंट्रोल दे दिया जाता है कि वो सारी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी कि एक तरीके का एम्पायर, एक राजा खड़ा हो जाता है कि उस राजा ही अपनी प्रजा को चलाएगा। कहीं ना कहीं अथॉरिटी एक ही जगह ऑटोक्रेटिक हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जो काम होता है वो ऑटोक्रेटिक हो जाता है। तो ये भी एक तरीके की क्रिटिसिज्म था, डिसएडवांटेज थी। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या होती है बेसिकली, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो किसने दी है? हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल के बारे में बताया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 14 प्रिंसिपल को काम में लेके आते हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे से वर्क करेगी। उन्होंने साथ ही साथ ये बताया फ्योल ने कि जो मैनेजमेंट का फंक्शंस है वो क्या है, डिफरेंट है। मैनेजमेंट जो होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज करना, मैनेजमेंट करना, वो सेपरेट और डिफरेंट एक्टिविटी है, ठीक है। और उन्होंने ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया ताकि क्या किया जा सके, जो प्रोसेस है मैनेजमेंट का उसको अच्छे से एनालाइज किया जा सके कि किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करना है। जो 14 प्रिंसिपल दिए गए थे मैनेजमेंट के हेनरी फ्योल के द्वारा, कुछ लोग उसको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि इनकन्सिस्टेंट है, ये वेग है। लेकिन अभी भी स्टिल उस जो प्रिंसिपल दिए गए थे हेनरी फ्योल के द्वारा उनका वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। हर कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन प्रिंसिपल को यूज़ करता है। अगर आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल नहीं पता, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या दिए गए थे हेनरी फ्योल के द्वारा, तो आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, हमारे हेनरी फ्योल के द्वारा, जो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक सेपरेट और डिफरेंट एंटिटी है। और मैनेजमेंट को जानना एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उन्होंने प्रोवाइड किया गया कि किस तरीके से हम प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद था हमारा जो लास्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन थी वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि FW टेलर के द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा कि एक साइंटिफिक, एक बेस्ट मेथड को चूज करो जिसका यूज़ करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को परफॉर्म कर सके, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर सके, उनको ट्रेन कर सके, उनको मोटिवेट कर सके ताकि वो अच्छे से काम कर सके। साथ ही साथ क्या होता है ना कि हम किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। हम इफ़िशिएंट वर्कर और इन एफिशिएंट वर्कर को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी। यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इफ़िशिएंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको ज़्यादा जो है वेजेस देना, और जो इनएफिशिएंट है, जो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको कम वेजेस देना। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होने की सोचेंगे, अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने की सोचेंगे।
और साथ ही साथ जो हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किस पे ध्यान देता है, प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज कर सकते हैं उस पर ध्यान देता है। ठीक है, तो ये था हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का अप्रोच, जिसमें हमें ये कहा गया है कि किस तरीके से हम जो काम है उसको डिवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट और वर्क के बीच में, ताकि पता चल सके कि किस तरीके के काम को करना है, ताकि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके, एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके, क्लोज ऑब्जर्वेशन किया जा सके। इसके कुछ एडवांटेजेस है, प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना, एबिलिटी टू कंट्रोल, डिक्रीज इन एक्यूरेसी, ठीक है, डिक्रीज ऑटोक्रेसी, पे सिस्टम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग, बेनिफिट टू कस्टमर, इफिशिएंसी इंक्रीज, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज और डेवलपमेंट, बेनिफिशियल टू द नेशन के लिए बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, मैनेजमेंट टेक कंट्रोल, प्लानिंग रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, डीमोटिवेटिंग अप्रोच और ओवरऑल ब्यूरोक्रेटिक। तो हमने आज की वीडियो में समझा कि जो क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में की गई है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट और साइंटिफिक थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्यूल के द्वारा दी गई, उनके जो 14 प्रिंसिपल है आप उसको पढ़ सकते हो और इसमें वो 40 प्रिंसिपल के बारे में भी बता सकते हो। साथ ही साथ हम बात करते हैं अपने साइंटिफिक थ्योरी। साइंटिफिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दी गई है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा गया है कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए और डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो इफिशिएंट वर्कर है उनको ज़्यादा पे मिल सके और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई है, मैक्स वेबर के द्वारा दी गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये कंसेप्ट अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।